नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी रामकिशन जी, मंजू और उनके बेटे आशीष और उनकी बहू मानसी पर आधारित है। आज की कहानी आजकल की नई पीढ़ी के लिए एक सबक है। आइए सुनिए मेरी ज़बानी। अफसर बेटे का पिता अपने पास एक लौता बचा 200 का नोट और एक थैला उठाकर रामकिशन जी सब्जी मंडी जाने लगे तो अपनी पत्नी को आवाज़ दी, मंजू दरवाज़ा बंद कर लेना, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन धनिया पत्ती और हरी मिर्च लाना मत भूलना। चलते चलते रामकिशन जी के दिमाग में कई तरह के विचार आ रहे थे। मस्तिष्क असमंजस की स्थिति में था। अरे रामकिशन जी, आइए आइए, आज बड़े दिनों के बाद दर्शन दिए आपने। पहले तो आप आ जाते थे। कौन कौन सी सब्जी लेंगे बताइए, सब्जी वाले ने उत्सुकता से पूछा। तो सोच विचार करते हुए रामकिशन जी बोले, बस आधा आधा किलो आलू, प्याज और आधा किलो टमाटर दे दो, थोड़ा धनिया भी डाल देना। ठीक है बाबूजी, 250 हो गए। सब सब्जियों के साथ धनिया पत्ती और हरी मिर्च डालते हुए सब्जी वाले ने कहा। तो रामकिशन जी ने संकोच भरी नज़रों से उसकी ओर देखा और अपने कुर्ते की जेब से 200 निकाले। आगे बढ़ाते हुए बोले, मोहनलाल जी, अभी यही 200 ही रख लो। वह क्या है ना, पैसे तो मैं ज़्यादा लेकर आया था, लेकिन यहाँ आने से पहले दवाइयाँ खरीदने चला गया। दवाइयों की कीमतें भी इतनी बढ़ गई है कि बाकी सारे पैसे उसमें ही खर्च हो गए। 50 फिर दे दूँगा। तो मोहनलाल जी बोले, क्या बाबूजी, बरसों से आप मुझसे सब्जी खरीद रहे हैं, मैंने आपसे कभी पैसे मांगे हैं? जब कभी पैसे हो तब दे देना, अभी यह 200 ही रख लीजिए। अरे नहीं मोहनलाल, मैं आता हूँ 1-2 दिन में, कहते हुए रामकिशन जी सब्जियाँ लेकर अपने घर वापस लौट आए। अरे आ गए आप? जी क्या, आप तो पूरी तरह से भीगे हुए हैं पसीने से, क्या पैदल गए थे? मंजू ने पूछा। तो रामकिशन जी ने कहा, हाँ। और फिर मंजू ने गुस्से से बोली, आपको कितनी बार कहा है कि ऑटो करके जाया करो, लेकिन आप हो कि मानते ही कहाँ हैं। और क्या आप तो सब्जियां लेने गए थे, बस आलू प्याज लेकर वापस लौट आए? तो क्या करता मंजू, सिर्फ 200 थे जेब में, यह सब्जियां भी 250 रुपये की है, अभी 50 रुपये देने बाकी है सब्जी वाले को। इज्जत बचाने के लिए सब्जी वाले के सामने भी मुझे झूठ बोलना पड़ा कि पैसे तो मैं लाया था, पर दवाइयों पे खर्च हो गए। कहने को तो आईएएस के बेटे का बाप हूँ, पर जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे। कहते कहते रामकिशन जी की आंखों में नमी भर गई। तो मंजू उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अगर पेंशन के पैसे ख़त्म हो गए हैं तो आशीष को फ़ोन करके पैसे भेजने को कह दीजिए ना। पेंशन आने में तो अभी 2-3 दिन बाकी हैं, लेकिन मंजू, इस बात का एहसास तो उसे खुद भी होना चाहिए ना कि अपने माँ बाप के प्रति भी कुछ फ़र्ज़ बनते हैं उसके। पेंशन के तौर पर जो 25,000 रुपये मुझे प्रति माह मिलते हैं, उसमें से भी 10,000 लोन की किश्त के रूप में चले जाते हैं। वह लोन जो अपने बेटे आशीष की पढ़ाई के लिए मैंने लिया था, उसे मैं आज तक नहीं चुका पाया हूँ। इतनी कम कमाई में इस महानगर में रहना मुमकिन कहाँ था, जिसका करियर बनाने के लिए हम लोगों ने अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया, वही आज अपने माँ बाप को भुलाकर अपना अलग बंगला बनाकर ठाठ से जी रहा है। क्यों मंजू, क्या बुढ़ापे में हमें बच्चों के साथ की ज़रूरत नहीं थी? रामकिशन जी के दिल की कड़वाहट शब्दों के जरिए बाहर आई। मंजू जी के दिल में छुपा दर्द भी आंखों के जरिए बाहर आने को बेताब हो उठा, परंतु फिर अपने आंसुओं को किसी तरह छुपाते हुए चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट लिए वह अपने पति को समझाने लगी, आप तो जानते ही हैं कि आजकल के बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीके से जीना चाहते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? बच्चे खुश रहे, माँ बाप को तो इसी में खुशी मिल जाती है। बस भी करो मंजू, हर बात की तरह आज भी बेटे बहू की करतूतों पर पर्दा डालने लगी। रामकिशन जी ने गुस्से में कहा। तो कुछ देर के लिए मंजू जी शांत हो गई और फिर प्यार से बोली, अजी, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, पर बड़े सयाने कह गए हैं कि
कि जब कहीं ज़ोर ना चले तो स्वयं को समझा लेने में ही भलाई है। तो चलिए फ़ोन लगाइए अपने बेटे को, रामकिशन जी के हाथों में मोबाइल देते हुए मंजू ने कहा और उनके पास सोफे पर बैठ गई। रामकिशन जी ने फ़ोन लगाया। बेल जाती रही लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। बहुत बार कोशिश की तो आखिरकार उनके बेटे आशीष ने फ़ोन उठा लिया, लेकिन रामकिशन जी के कुछ कहने से पहले ही आशीष बोला, पिताजी अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, कल बात करता हूँ मैं आपसे। ऐसा कहकर उसने फ़ोन रख दिया। क्या हुआ जी, फ़ोन नहीं उठाया? उसने मंजू से पूछा। तो रामकिशन जी बोले, फ़ोन तो उठाया था लेकिन तुम्हारे लाडले के पास समय ही नहीं है। यह को कहकर उसने फ़ोन रख दिया कि कल बात करूँगा। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, बड़ा अफसर होगा, किसी ज़रूरी काम में व्यस्त है। चलिए मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, कहते हुए मंजू जी रसोई घर में चली गई। अगले दिन रामकिशन जी अपने बेटे के फ़ोन का इंतज़ार करते रह गए, लेकिन फ़ोन नहीं आया। ऐसा भी क्या व्यस्त है जो अपने माँ बाप को एक फ़ोन तक नहीं कर सकता? रामकिशन जी उदासी भरे स्वर में बोले। तभी उनके मोबाइल की बेल बजी तो मंजू ने कहा, देखा, हमारा बेटा इतना भी बुरा नहीं है जितना आप उसे समझते हैं। अरे नहीं, आशीष का फ़ोन नहीं है, यह तो शर्मा जी का है, हमारे पुराने पड़ोसी, कहते हुए रामकिशन जी ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अरे भाई रामकिशन, कैसे हो? तबीयत तो ठीक रहती है ना तुम्हारी? हाँ हाँ भाई साहब, सब ठीक है, रामकिशन जी ने कहा। तो शर्मा जी बोले, अगर सब ठीक है तो कल पार्टी में आप दोनों क्यों नहीं आए? उनकी बातें सुनकर रामकिशन जी हैरानी भरे स्वर में बोले, पार्टी? कैसी पार्टी? अरे भाई, कमाल करते हो तुम भी। कल तुम्हारे बहू बेटे की मैरिज एनिवर्सरी थी, क्या शानदार पार्टी दी थी उन्होंने, शर्मा जी ने कहा। तो रामकिशन जी को जैसे काटो तो खून नहीं, उनका पूरा बदन एकदम सुन्न सा पड़ गया था। तभी शर्मा जी बोले, क्या हुआ रामकिशन, तुम कहाँ गुम हो? फिर बात को संभालते हुए रामकिशन जी ने कहा, अरे हाँ, वह बच्चों ने बुलाया था लेकिन मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द था, इसलिए कहीं जाने का मेरा मन नहीं हुआ, और वैसे भी मुझे तो घर का खाना ही भाता है। तो शर्मा जी ने कहा, वैसे भी रामकिशन, एक बात तो माननी पड़ेगी, आप जिस मुकाम पर आपका बेटा पहुंच चुका है, आपकी वर्षों की तपस्या का ही एक फल है। इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है उसका, और अब तो उसे नौकरी में और भी तरक्की मिल गई है। शर्मा जी कहते ही जा रहे थे और रामकिशन जी यह सब बातें सुनते जा रहे थे। शर्मा जी से बात करने के बाद जब रामकिशन जी ने फ़ोन रखा तो मंजू हैरानी से बोली, आप फ़ोन पर झूठ क्यों बोल रहे थे जी? आपको कब हुआ सर दर्द? फिर रामकिशन जी ने एक गहरी सी सांस लेते हुए कहा, मंजू, कल हमारे बेटे और बहू की मैरिज एनिवर्सरी थी। कल रात को हमारे अफसर बेटे ने अपने दोस्तों और जान पहचान वालों को 5 स्टार होटल में पार्टी दी थी। इसी काम में व्यस्त होगा वो बेचारा, जो हमसे बात करने के लिए भी उसके पास समय नहीं था। यह सुनकर मंजू बोली, अरे हाँ, कल तो 5 नवंबर थी ना? 5 नवंबर को तो बच्चों की एनिवर्सरी होती है, तो हम कैसे भूल गए उन्हें विश करना। शायद इसीलिए बच्चे हमसे नाराज़ होंगे। कभी तुम भी याद करते हो मंजू, हमने विश नहीं किया तो क्या, तभी उन्होंने हमें पार्टी में नहीं बुलाया। सच तो यह है कि इन तथाकथित हाई फाई सोसाइटी के लोगों के बीच में हमें बुलाकर हमारे बेटे और बहू की शान में कमी आ जाती, इसलिए हमें नहीं बुलाया। शर्मा जी बता रहे थे कि शहर के बड़े बड़े रसूखदार लोग आए हुए थे पार्टी में। तुम ही बताओ, अब मैं बहाना ना बनाता तो और क्या कहता कि हमारे बेटे ने पार्टी में अपने माँ बाप को ही न्योता तक नहीं दिया। अभी रामकिशन जी अपनी पत्नी को यह सब बातें बता ही रहे थे कि उनके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आने लगा। देखा तो शर्मा जी ने रात की पार्टी की कुछ तस्वीरें और वीडियो व्हाट्सएप पर भेजी थी। सभी तस्वीरों और वीडियो को देखकर रामकिशन जी और मंजू हैरान ही रह गए। पार्टी वाकई बहुत ही शानदार थी। बड़े बड़े मंत्री और ऑफिसर्स आए हुए थे।
आशीष के दोस्तों और जान पहचान वालों लोगों के अलावा उनकी बहू के माता पिता और अन्य रिश्तेदार भी पार्टी में मौजूद थे। यह सब देखकर रामकिशन जी और मंजू जी स्वयं को ज़मीन में गड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। अगले 2 दिन जैसे तैसे उन्होंने घर का खर्च चलाया। तीसरे दिन हाथ में पेंशन आई तो रामकिशन जी सबसे पहले सब्जी वाले को पैसे देने चले गए, लेकिन घर जाने के लिए जैसे ही वापस मुड़े तो हर बार की तरह रास्ते में फलों की एक दुकान पर रुक गए। जैसे ही अंदर गए तो दुकानदार, जिसका नाम मोहन था, उन्हें देखते ही अपनी कुर्सी से उठकर उनके पैर छूने लगा। तो रामकिशन जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। आप कैसे हैं काका? दुकानदार ने पूछा। तो रामकिशन जी बोले, अच्छा हूँ बेटा, बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी तो तुमसे मिलने चला आया। काम धंधा कैसा चल रहा है बेटा तुम्हारा? काका आपकी मेहरबानी है, बस ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है। कहते हुए मोहन रामकिशन जी के लिए फल डालने लगा। अरे नहीं बेटा, फलों की ज़रूरत नहीं है। अरे अंकल खाया पिया करो, देखिए तो आप कितने कमज़ोर होते जा रहे हैं। कहते हुए दुकानदार ने फलों का लिफाफा भरकर उनकी पास रख दिया। लेकिन मोहन बेटा, जितने आप पैसे लाया था वो तो खर्च हो चुके हैं। काका आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आपके कारण ही तो मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मैं भूला नहीं हूँ वो समय। उस समय कोई भी मेरी मदद करने को तैयार तक नहीं था। एक आप ही थे जिसने मेरी मदद की थी। पहले जब मेरे पिता का साया मेरे सर से हट चुका था और मेरी माँ बीमार थी तो 1 रुपये नहीं था मेरे पास इलाज के लिए। उनका इलाज करवाने के लिए मैं चोरी तक के रास्ता अपनाने पे मजबूर हो गया था। तब आपने सिर्फ मेरी माँ का इलाज ही नहीं बल्कि मेरी मदद भी की थी। मुझे कुछ पैसे देकर यह कारोबार भी शुरू करने का मौका दिया था। आपके उन एहसानों का बदला तो मैं उम्र भर नहीं चुका सकता। कुछ देर मोहन के साथ हालचाल बांटकर रामकिशन जी अपने घर वापस लौट आए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन सुबह सैर करके घर लौटे तो रामकिशन जी बोले, अरे यह क्या मंजू, अभी तक सोई हो? तबीयत तो ठीक है ना? जी पता नहीं, फिर से सीने में कुछ जलन सी हो रही है। अरे मंजू, कितनी बार कहा है कि एक बार चलकर चेकअप करवा लेते हैं, लेकिन तुम मानती ही कहाँ हो। खर्च के डर से अपनी सेहत को तो नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है ना। आज तुम्हें डॉक्टर के पास चलना ही पड़ेगा। जिद करके रामकिशन जी मंजू को एक पास के डॉक्टर के पास ले गए। वो उनका फैमिली डॉक्टर था, लेकिन डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि मामला कुछ गंभीर लग रहा है। आप इन्हें किसी अच्छे अस्पताल में दिखाए। रामकिशन जी चिंता में पड़ गए। वे यह सोचकर कि बड़े अस्पताल में खर्च भी उतना ही बड़ा होगा। डॉक्टर से चेकअप कराकर जब वह घर लौटे तो रामकिशन जी ने फिर से अपने बेटे को फ़ोन लगाया। हेलो बेटा। हाँ पिताजी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा समय निकालकर आपसे मिलने आ सकूँ, लेकिन हर बार कोई ना कोई काम ही निकल आता है। वह बेटा, मैं तो ठीक हूँ, पर तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ माँ को? आशीष ने पूछा। तो रामलाल जी ने कहा, धीरे स्वर में बोले, पता नहीं, कुछ दिनों से बीमार चल रही है वो। बड़े अस्पताल में दिखाने की सलाह दी है फैमिली डॉक्टर ने, लेकिन दिक्कत यह है कि तुझे तो पता ही है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो पिताजी उन्हें डॉक्टर मल्होत्रा के पास ले जाइए, मैं उनसे बात कर लूँगा। हाँ बेटा, यह तो ठीक होगा, परंतु अगर उन्होंने टेस्ट करवाने को कहा या फिर किसी और अस्पताल में जाने को कहा तो पैसे तो चाहिए होंगे ना। अरे पिताजी, पूरे शहर में आप कहीं से भी इलाज करवाइए, कोई भी टेस्ट करवाइए, बस मुझसे बात करवा देना। अब मैं फ़ोन रखता हूँ पिताजी, थोड़ा काम है। रामकिशन जी फ़ोन पर हेलो हेलो कहते ही रह गए, पर दूसरी ओर से फ़ोन कट चुका था। लाचार होकर वह कुर्सी पर बैठ गए। 3 दिन बाद रविवार को आशीष ने अपनी पत्नी मानसी से कहा, मानसी जल्दी से तैयार हो जाओ, आज माँ पिताजी से मिलने जाना है। क्या, मैं नहीं जाने वाली उस बस्ती में? मानसी ने नाक भौं सिकोड़ते हुए जवाब दिया।
तो आशीष ने कहा, लेकिन मानसी, माँ की तबीयत खराब है, 3 दिन हो गए हैं। पिताजी का भी फ़ोन आया था और मिलने जाना तो दूर, मैं तो उन्हें पैसे तक नहीं भेज पाया। हाँ, तो ड्राइवर के हाथ भेज दो ना पैसे, मुझे चलने के लिए मत कहो प्लीज़। लेकिन मानसी, माँ का हालचाल पूछने तो जाना पड़ेगा ना। यह तो अच्छा हुआ कि उन्होंने दोबारा फ़ोन नहीं किया, वरना मेरे पास समय कहाँ था वहाँ जाने के लिए। यह सुनकर मानसी घबराई हुई सी बोली, अरे हाँ, 2 दिन पहले पिताजी का फ़ोन आया था मेरे पास, मेरे फ़ोन पर मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। क्या तुम यह बात भूल कैसे सकती हो? दरअसल तुम उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंस में बिजी थे, वह आपसे बात करना चाहते थे। मैंने कहा मैं बाद में आपसे बात करवा दूंगी, लेकिन आशीष, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी परेशानी वाली बात होगी। आशीष ने बिना देर किए अपने पिता को फ़ोन लगाया, लेकिन उनका फ़ोन व्यस्त जा रहा था। मैं अभी वहाँ जाता हूँ कहकर आशीष जल्दबाजी में बाहर निकल गया। कुछ देर बाद रामकिशन जी के घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और गाड़ी से उतरकर आशीष घर के अंदर आया। उस समय उसके पिता अपने एक दोस्त के साथ बैठे हुए थे। अंदर आते ही आशीष ने उन दोनों के पाँव छुए और अपनी जेब से 20,000 निकालकर मेज़ पर रखे और पैसे रखकर टेलीफोन की ओर देखते हुए नाराज़गी जताते हुए बोला, क्या पिताजी, मैंने आपको कितनी बार फ़ोन किया, लेकिन आपका फ़ोन तो लग ही नहीं रहा था। यह देखो, आपने रिसीवर ही ठीक से नहीं रखा। अच्छा बेटा, और मैं तुम्हें 2 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, उसका क्या? अरे पिताजी, मैं क्या बताऊँ, मैं इतना व्यस्त था। जिस समय आपका फ़ोन आया था मैं उस समय सीएम के साथ वीडियो कॉल पर था, लेकिन आपने दोबारा फ़ोन क्यों नहीं किया? बेटा, मैंने एक बार नहीं, कम से कम 10 बार फ़ोन लगाया था बहू के मोबाइल पे, पर यकीन नहीं होता तो देखो मेरा मोबाइल, देख लो। अच्छा, शायद उसका फ़ोन स्विच ऑफ होगा। चलो छोड़ो, आप यह मिठाई खाओ पिताजी। अब तक आपके बेटे की तरक्की हो चुकी है, मैं कैबिनेट सेक्रेटरी बन चुका हूँ। लीजिए काका, आप भी खाइए। माँ, जल्दी बाहर आओ ना, मैं आपकी फेवरेट मिठाई लेकर आया हूँ। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। रहने दो बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। रामकिशन जी गंभीर स्वर में बोले तो आशीष विस्मित सा उनकी ओर देखने लगा। सिर्फ तुम्हारी लापरवाही के कारण तेरी माँ आज हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। कहते हुए रामकिशन जी की आंखें आंसुओं से भर गई। क्या, यह क्या कह रही हैं आप? आशीष चिल्लाने लगा। तभी रामकिशन जी के दोस्त भूषण जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने डॉक्टर मल्होत्रा से सलाह ली तो उन्होंने एक अच्छे अस्पताल में जाने को कहा, लेकिन बिना पैसे के बड़े अस्पताल में तुम्हारी माँ को एडमिट तक नहीं किया गया। तुम्हारा यह बूढ़ा बाप उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन पैसे जमा करवाए बिना वह इलाज शुरू करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। यह सब सुनकर आशीष के तो होश ही उड़ गए। वो अपना सिर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया। आज उसकी माँ उसकी लापरवाही की वजह से इस दुनिया से चली गई थी। फिर कांपते स्वर में बोला, माँ का अंतिम संस्कार भी परसों ही हो चुका है बेटा। फिर रोते हुए आशीष बोला, आपने मुझे बताया तक नहीं, आपने ऐसा क्यों किया पिताजी? रामकिशन जी बोले, मेरे पास यहाँ बहुत लोग हैं मदद के लिए, तुम अपने घर जाओ बेटा। ज़रूरत के समय पर अगर तुम हमारे यहाँ होते तो आज तुम्हारी माँ भी हमारे साथ होती। अब निकल जाओ यहाँ से, और हाँ, अपने ये पैसे भी ले जाओ। अब कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी और तुम्हारे इन पैसों की मुझको। उदास भाव से रामकिशन जी बोले। आशीष अपने घर वापस लौट आया। ऐसा कैसे कर सकते हैं पिताजी मेरे साथ? अपनी माँ के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया मैं। आशीष की इस बात पर उसकी पत्नी मानसी बोली, लेकिन आशीष, पिताजी ने इनका संस्कार इतनी जल्दी क्यों कर दिया? मानसी, अगर तुमने फ़ोन उठाया होता तो यह नौबत ही नहीं आती। ये देखो, तुम्हारे फ़ोन में 10 मिस कॉल है,
लेकिन आशीष, यह कॉल किसी अनजान नंबर से आई है। मुझे कैसे पता चलता कि फ़ोन तुम्हारे पिताजी का है? अब बात को 2 दिन बीत चुके थे। आशीष के फ़ोन पे उसके ससुर जी का फ़ोन आया तो फ़ोन मानसी ने उठाया तो वहाँ से आवाज़ आई, बेटी जल्दी से टीवी ऑन करो। लेकिन हुआ क्या पिताजी? अरे बेटी सवाल मत पूछो, मानसी न्यूज़ चैनल लगाओ। तभी मानसी ने जल्दी से टीवी चलाया तो सामने खबर आ रही थी, अदालत ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। एक वृद्ध औरत जिसकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई है, उसके पति ने अपने बेटे पर ही उसकी हत्या का आरोप लगाया है और कोर्ट ने भी पुलिस को एफआईआर दाखिल करने का आदेश दे दिया है। और जानकर हैरानी होगी कि जिस पर हत्या का आरोप लगा है वह और कोई नहीं बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी आशीष कुमार जी है। इतना सुनते ही आशीष और मानसी की तो हवाइयाँ ही उड़ गई। फिर टीवी स्क्रीन पर दिखाई दिए रामकिशन जी। आसपास के न्यूज़ रिपोर्टर उनसे पूछ रहे थे, सर जब आपकी पत्नी मंजू की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है तो आपने अपने बेटे पर हत्या का आरोप कैसे लगा लिया? देखिए मैडम, यह एक हत्या ही है। मेरे बेटे की लापरवाही के कारण ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। यदि मेरी पत्नी को ठीक समय पर इलाज मिल जाता तो आज वो जिंदा होती। मेरा मानना है कि आज बहुत से बुजुर्ग ऐसी ही समस्याओं से गुजर रहे हैं। मैं इस बात को माननीय कोर्ट का आभारी मानता हूँ जिन्होंने मेरी समस्याओं के सामने लाने का मौका दिया। मुझे पूरा यकीन भी है कि मुझे अदालत से न्याय भी ज़रूर मिलेगा। यह देखकर मानसी के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई और आशीष को जैसे काटो तो खून नहीं। जब रामकिशन जी घर लौटे तो उनके पास आशीष का फ़ोन आया। हेलो पिताजी, आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर रामकिशन जी ने कहा, बेटा अब तो अदालत में ही बात होगी, और फ़ोन रख दिया। धीरे धीरे एक आईएएस अधिकारी पर मुकदमे की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैलने लगी और इस कारण आशीष की नौकरी से उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब केस कोर्ट में आ गया था तो रामकिशन जी ने अपना केस खुद ही लड़ने का फैसला भी लिया। हालांकि अपनी मदद के लिए उन्होंने वकील नियुक्त तो किया था। कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले तो रामकिशन जी ने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया और पूछा, जिस दिन मैं अपनी पत्नी को आपके पास चेकअप के लिए लेकर आया था उस दिन क्या हुआ था डॉक्टर साहब, आप सबको बता दीजिए। तो फिर डॉक्टर ने कहा, जिस दिन इन्होंने मंजू जी का चेकअप किया था तो रामकिशन जी को मैंने बताया था कि उन्हें हार्ट अटैक आया है और उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में दिखाने की सलाह दी थी। रामकिशन जी के पास फीस के भी पूरे पैसे नहीं थे तो मैंने उनसे पैसे नहीं लिए थे। इस बात कर रामकिशन जी ने कहा, जज साहब अब आप ही बताइए, अगर मेरे पास डॉक्टर की फ़ीस के भी पैसे नहीं थे तो कैसे मैं अपनी पत्नी का इलाज एक अच्छे अस्पताल में करवाता। फिर रामकिशन जी ने एक अन्य डॉक्टर को बुलाया और जज साहब को बताया कि यह उसी अस्पताल का डॉक्टर है जिस अस्पताल में वे अपनी पत्नी को इलाज के लिए लेकर गए थे। फिर अस्पताल के डॉक्टर ने अपनी गवाही में कोर्ट को बताया कि जब रामकिशन जी अपनी पत्नी को लेकर आए थे तो उनके पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए डॉक्टर ने इलाज करने से साफ साफ मना कर दिया था क्योंकि यह अस्पताल के नियम के बिल्कुल खिलाफ था। रामकिशन जी ने मुझे बताया कि उनका बेटा एक आईएएस ऑफिसर है और वह अगले दिन आकर पूरे पैसे चुका देगा, परंतु जब अस्पताल मैनेजमेंट ने उन्हें अपने बेटे से बात करवाने को कहा तो काफ़ी देर तक वह फ़ोन लगाते रहे पर अपने बेटे से बात नहीं करवा पाए। फिर रामकिशन जी बोले, जज साहब मैं उस रात आशीष को फ़ोन लगा रहा था लेकिन उसने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया और फिर जब मैंने अपनी बहू मानसी को फ़ोन लगाया तो उसने कहा कि आशीष अभी किसी काम में व्यस्त है। मैं उसे बताने ही लगा था कि वह इमरजेंसी की स्थिति है लेकिन बिना ही सुने उसने मेरा फ़ोन कट कर दिया। जज साहब पैसे के अभाव में कोई डॉक्टर मेरी पत्नी का इलाज करने को तैयार ही नहीं था और उसके बाद जब मैं अपनी पत्नी को लेकर सरकारी अस्पताल में गया उसी दौरान उसकी हालत बहुत ही अधिक गंभीर हो गई और रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस पर आशीष के वकील ने अपनी दलील दी और रामकिशन जी को दोषी ठहराते हुए बोला, लेकिन आपको उसी अस्पताल में रहकर आशीष को फिर से कॉल लगाना चाहिए था। कुछ समय बाद वह फ़ोन का जवाब ज़रूर देता। आपकी जल्दबाजी के कारण आपकी पत्नी की ही मृत्यु हुई है।
यह रामकिशन जी गुस्से से बोले, बिल्कुल गलत जज साहब, आप पूछ लीजिए डॉक्टर से कि मैंने कितनी देर वहाँ इंतज़ार किया था, कितनी बार अपने बेटे को फ़ोन लगाया था। जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तब मैं अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल में लेकर जा रहा था कि शायद उसकी जान बच जाए। इससे ज़्यादा इंतज़ार करता भी तो केवल इतना ही फ़र्क पड़ता कि मेरी पत्नी सड़क के बजाय अस्पताल में मर जाती। इन सब बातों को सुनने के बाद जज ने अगली हियरिंग की तारीख दे दी। सुनवाई खत्म होने के बाद जैसे ही रामकिशन जी बाहर निकले तो मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने को तैयार खड़े थे। किशन जी एक आम आदमी जिसने इस तरह की दलील पेश की थी, वो बड़े बड़े वकील भी नहीं कर पा रहे थे। उनके आगे उसने भी घुटने टेक दिए थे। अगली सुनवाई में जज साहब ने रामकिशन जी से पूछा कि आखिर आप इस केस से चाहते क्या हैं। तो रामकिशन जी ने कहा, जज साहब मुझे 2.5 करोड़ रुपए की रकम चाहिए। यह बात सुनकर जज बोले, लेकिन इतने रुपए का आप क्या करेंगे। तो रामकिशन जी ने कहा, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी पैसे अपने बेटे पर खर्च किए हैं वे कुल मिलाकर 2.5 करोड़ रुपए की रकम बनती है। तभी आशीष का वकील बोला, मिस्टर आप पागल हो गए हैं क्या, आप जानते भी हैं आप कितने पैसे मांग रहे हैं। तो रामकिशन जी बोले, जब आशीष 5 साल का था तब हमें पता चला कि उसे दिल की एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज ऑपरेशन से ही संभव था और जिस पर लाखों रुपए खर्च होने थे। इतने पैसे मेरे पास नहीं थे तो उसके इलाज के लिए हमने अपने गांव की ज़मीन बेच दी थी। अगर आज वह ज़मीन मेरे पास होती तो उसे बेचने पर मुझे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए मिलते। इसलिए मुझे अपने बेटे से उस ज़मीन की आज की कीमत चाहिए और हाँ, साथ ही साथ मुझे यह रकम भी चाहिए जो मैंने अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च की। आशीष आईएएस बनना चाहता था। इसके लिए उसे अच्छी कोचिंग की ज़रूरत थी जिसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए उसकी पढ़ाई के लिए मुझे लाखों रुपए का लोन लेना पड़ा। उस लोन को किश्त में मैं आज तक चुका रहा हूँ। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, परंतु अपनी हैसियत से बाहर जाकर दिन भर मेहनत करके अपने बेटे को बड़ा किया और आज जब आईएएस ऑफिसर बन गया है वो, तो हमें उसे पुराने मकान में छोड़कर अपनी पत्नी के साथ आलीशान बंगले में रहने लगा। इसके बाद वह हमारी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया था। हम अपने इकलौते बेटे का चेहरा देखने तक को तरस गए थे। हम लोग कहते कहते रामकिशन जी रुआसे से हो गए। इन सब बातों से मेरी पत्नी भी गंभीर चिंता में रहने लगी थी और शायद इसी कारण उसे हार्ट अटैक आया हो। फिर भरे गले से रामकिशन जी बोले, जज साहब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं। जिन माँ बाप ने दिन रात करके अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। आशीष ने कहा, मानसी मुझे लगता है कि जो पैसे मेरे पिताजी ने मांगे हैं मुझे उन्हें दे देने चाहिए। यह बात सुनकर मानसी गुस्से से भड़कते हुए बोली, हरगिज़ नहीं। आज तक तुम्हारे पिता ने तुम पर जितने भी पैसे खर्च किए हैं वह उनका कर्तव्य था। सभी माता पिता अपने बच्चों के लिए ये सब करते ही हैं। उन्होंने कुछ नया नहीं किया है। जो खर्च किए पैसे मांगने निकल पड़े हैं वो, ऊपर से ज़माने भर में हमारी बेइज्जती करवा रखी है। कान खोल कर सुन लो तुम, जितनी बदनामी हमारी हुई है ना, अब तो मैं उन्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। मानसी बंद करो ये बकवास, पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ। कोर्ट की अगली हायरिंग के लिए जब रामकिशन जी कोर्ट पहुँचे तो वहाँ खड़े सभी पत्रकार न्यूज़ वीडियो बनाने लगे। तभी रामकिशन जी के कानों में एक पत्रकार की आवाज़ आई, ऐसे नालायक बेटे को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए जिसके कारण उसके पिता को इतना दुख झेलना पड़ा। ऐसी बात सुनते ही रामकिशन जी पीछे मुड़े और बोले, आशीष मेरा बेटा है। यह केस करने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं उसे एक सबक सिखा सकूं, ना केवल उसके बल्कि आज की पीढ़ी को भी, जो समझती है कि बुजुर्ग लोग पुरानी और बेकार हो चुके हैं, वो फर्नीचर की तरह है या फिर एक बार की तरह कार्रवाई शुरू हो गई। तो आशीष के वकील ने खुद आशीष को ही कटघरे में बुलाया। इसके बाद जज साहब ने अपना फैसला सुनाया और वे बोले कि आशीष निर्दोष है। भले ही वह अपने माता पिता के प्रति लापरवाह रहा हो, लेकिन इस कारण उसे अपनी माँ की हत्या का दोषी करार नहीं किया जा सकता।
लेकिन आज तक जितने भी पैसे रामकिशन जी ने अपने बेटे पे खर्च किए हैं वे पैसे आशीष को उन्हें वापस लौटाने ही होंगे। यह फैसला सुनकर रामकिशन जी की आंखों में आंसू आ गए और जज साहब के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, मैं जानता था कि आशीष की कोई सज़ा नहीं होगी, परंतु मैं समाज में जागरूकता लाना चाहता था ताकि आज की पीढ़ी अपने माँ बाप की कद्र करे और उन्हें सम्मान दे। अब तक आशीष को समझ आ चुका था और कोर्ट के आदेश पर उसने रामकिशन जी को 2 करोड़ रुपए दिए। रामकिशन जी ने उन पैसों से एक बहुत बड़ा वृद्ध आश्रम बनाया जिसमें औलाद द्वारा दूसरे भी बूढ़े लोगों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है ताकि वह लोग अपने जीवन की संध्या बेला में आनंद ले सके। अब रामकिशन जी भी वृद्ध आश्रम चले गए। उनका बेटे और बहू ने आकर उनसे माफ़ी मांगी और पुरानी बातें भूलकर उन दोनों को अपने साथ चलने को कहा। हालांकि रामकिशन जी ने उन्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन वे उनके साथ चलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब उन्होंने अपनी बाकी की ज़िंदगी वृद्ध आश्रम में ही बिताने का फैसला कर लिया था। कुछ दिनों के बाद कोर्ट के वही जज भी वृद्ध आश्रम में आए जिन्होंने रामकिशन जी का मुकदमा सुना था। वृद्ध आश्रम का माहौल देखकर वे बहुत ही प्रभावित हुए। बीमार बुजुर्गों के लिए वहाँ डॉक्टर और नर्स का भी इंतज़ाम था। सभी अटेंडेंट बुजुर्गों का भरपूर ख्याल रख रहे थे। परिवार जैसा माहौल बना हुआ था। जब रामकिशन जी ने जज साहब को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। फिर जब साहब बोले, रामकिशन जी, मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने को आया था। मेरा बेटा जो बेंगलोर में नौकरी कर रहा था, महीने में 1-2 बार बड़ी मुश्किल से ही फ़ोन किया करता था, लेकिन जब से तुम्हारा केस सुना है उसके बाद से वह मुझे दिन में 2 बार फ़ोन करता है। आपका लाख लाख शुक्रिया। तो दोस्तों, कभी कभी औरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए, जैसे जज साहब के बेटे ने ली। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। सुनने के लिए धन्यवाद।